गुड आफ्टरनून गाइस। एक बार फिर मैं हाजिर हूं एडवर्ब का एक और पार्ट लेकर के। ठीक है, ये हमारा वीडियो नंबर 7 है। ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि कुल मिला के इसमें एक वीडियो और बनेगा, लेकिन यहाँ ये पता चला इसमें एक और, यानी कुल मिला के 2 वीडियो है। एक आज देंगे और एक कल देंगे। जो हम लोग लास्ट वीडियो पढ़े थे उसमें पढ़े थे यूज ऑफ सम एडवर्ब्स, है ना। तो आज उसी का एक कड़ी और लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक यूज आता है एगो एंड बिफोर। ठीक, यानी एगो का यूज कहां होता है और बिफोर का यूज कहां होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो एगो और बिफोर दोनों की हिंदी एक है और वो है पहले। इसे ध्यान से सुनिएगा कि एगो तथा बिफोर जो दोनों की हिंदी है वो हमारा क्या है, पहले है। अगर हम टेंस की बात करें तो ये जो बिफोर है ये पास्ट टेंस तथा फ्यूचर टेंस दोनों में आता है। जो हमारा बिफोर है ये पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों में आता है, जबकि एगो केवल पास्ट टेंस में आता है, वो भी पास्ट का इंडेफिनिट। फिर से एक बात समझिएगा क्योंकि यहां काफी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है समझते हैं। एगो और बिफोर दोनों का अर्थ एक है और वो अर्थ है पहले। एगो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमेशा याद रखिएगा, एगो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो बिफोर है ये पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, मतलब पास्ट टेंस, और फ्यूचर, यानी दोनों में से कोई भी टेंस हो हम बिफोर का यूज करते हैं। तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी, और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट बना करके सभी लोग लिख लीजिए कि एगो तथा बिफोर का अर्थ है पहले। एगो तथा बिफोर का अर्थ है पहले। एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस तथा बिफोर का प्रयोग पास्ट तथा फ्यूचर टेंस में होता है। चलिए अब एक दूसरी बात करते हैं। ये जो एगो है ये आता है पीरियड ऑफ टाइम। फिर से समझिएगा, एगो का जो प्रयोग है वो किसके लिए है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। ठीक, और बिफोर का जो प्रयोग है वो है पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। जी हां, जो टाइम हमारा काउंटेबल, ठीक, वो हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल टाइम वो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे मान लीजिए हमको मंथ कहना है, ठीक, हम ए मंथ, 2 मंथ्स या ईयर कहना है तो 1 ईयर या 2 इयर्स, ठीक, ऐसे कहते हैं। या मान लीजिए हमने कह दिया आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, ठीक, हमने कह दिया वीक, 1 वीक, 2 वीक, तो ये सब क्या है, काउंटेबल। यानी इसके पहले हमने आपसे पहले ही कह रखा है क्या होगा, नंबर होगा। ठीक, और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में जैसे मतलब ओ क्लॉक आ गया, ओ क्लॉक, ठीक, या एएम, पीएम, ये सभी क्या है, ये अनकाउंटेबल की श्रेणी में हम कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की श्रेणी में होते हैं। ठीक, या नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द ईयर, ठीक,
वहां हमेशा क्या होता है, बिफोर का प्रयोग होता है। तो एक तो हो गया कि एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पीरियड ऑफ टाइम या काउंटेबल टाइम के लिए, यानी जहां मंथ, ईयर, आवर, वीक ऐसे दिया। बिफोर का प्रयोग पास्ट और फ्यूचर किसी में भी हो सकता है। किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम यानी अनकाउंटेबल टाइम, यानी ओ क्लॉक, एएम, पीएम दिया हो, या इसके अतिरिक्त मान लीजिए कुछ टाइम ऐसे होते हैं जैसे नेम ऑफ द डेज, पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट हो जाए, ठीक, मॉर्निंग में, तो ये सब क्या है, हमारा अनकाउंटेबल होता है। अब एक लास्ट बात करते हैं, एगो जो है, तीसरा पॉइंट कर लेते हैं, ठीक, ये दूसरा है और ये पहला है। एगो जो है वाक्य के प्रायः अंत में आता है, ये ध्यान दीजिएगा। एगो जो है वाक्य के प्रायः कहां होता है, अंत में होता है। और ये अगर हम बात करें तो ये वाक्य के बीच में आता है, प्रायः वाक्य के कहां, बीच में आता है, और ये किसी घटना को जोड़ता है, किसी न किसी घटना को जोड़ता है, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हमें याद रखना होगा एगो और बिफोर को लेकर के। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि एगो और बिफोर का अर्थ है पहले, एगो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब काउंटेबल टाइम के लिए, जहां मंथ, आवर, ईयर, वीक ऐसे दिया हो, और वाक्य के अंत में आता है। बिफोर पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कोई भी टेंस हो, पास्ट या फ्यूचर में दोनों में आ सकता है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी अनकाउंटेबल टाइम, जैसे ओ क्लॉक, एएम, पीएम, इन सभी के लिए आता है। और ये वाक्य के बीच में आकर किसी न किसी घटना को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए अगर हम आपको सेंटेंस दें कि ही विल गिव मी a pen, ego, my appointment। फिर से सेंटेंस देखिएगा, he will give me a pen, ego my appointment, ठीक। अब पूछा गया कि बताइए इसमें गलत क्या है, तो सबसे पहले वाक्य का टेंस देख लीजिए, फ्यूचर, ठीक। क्या फ्यूचर में एगो लगता है, नहीं, यानी एगो नहीं। दूसरी तरह अगर हम देखें, देखिए हो सकता है टेंस भी कभी कभी गलत हो जाए, ये भी होता है, लेकिन जरा टाइम देख लीजिए, माई अपॉइंटमेंट क्या है, अनकाउंटेबल टाइम, भाई कोई काउंटेबल तो है नहीं कि कोई हम गिन सकते हो, तो माई अपॉइंटमेंट क्या है, अनकाउंटेबल है, और ये एक घटना है, और घटना को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ऐसे में यहां हमें कहना चाहिए था कि he will give me a pen before my appointment। ये हम एक दूसरा सेंटेंस और लेंगे, जैसे कह दें he went to आगरा एगो, और मान लीजिए कहते हैं एगो हिज मैरिज, ठीक। अब सेंटेंस कह रहा है कि ही वेंट टू आगरा एगो हिज मैरिज, ठीक। अब जरा देखिए वेंट किस में है, पास्ट में। अब यहां हिज मैरिज क्या है, घटना है, अनकाउंटेबल है, तो ऐसे में एगो नहीं, यानी ही वेंट टू आगरा बिफोर हिज मैरिज, ठीक। ऐसे ही एक मान लीजिए दूसरा ले लें कि
आई साहिम, ठीक, 5 years बिफोर। सेंटेंस को देखिएगा, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, बिफोर 5 years, सॉरी 5 years बिफोर, यानी 5 वर्ष पहले। तो जरा देखिए, यहां पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। 5 years क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, काउंटेबल है, ईयर्स, ठीक, नंबर है। और ये आता कहां? अंत में। तो देखिए अंत में, बिफोर नहीं, एगो, आई साहिम 5 years एगो। एक सेंटेंस है, आई हैव सीन हिम 2 years एगो। जरा इस सेंटेंस में आपको करेक्ट करना है, तो करेक्शन रिक्वायर्ड कहां है? आई हैव सीन हिम 2 years एगो। तो जरा ध्यान दीजिए, 2 years क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, यानी काउंटेबल टाइम, ईयर्स है, ठीक, और नंबर भी है। और एगो वाक्य के कहां आता है? अंत में। तो यहां तो ये सही है, लेकिन वाक्य का टेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जरा इसको आप देखें, यानी इसको हमें कहना चाहिए था, आई सा हिम 2 years एगो। चलिए अब एक अगला लेते हैं, स्टिल एंड एट। सभी इनको पहचानते होंगे, ठीक। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि मतलब स्टिल और एट में क्या डिफरेंस है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों की हिंदी सेम टू सेम है। दोनों की जो हिंदी है वो एक जैसे है। जैसे हिंदी है अब तक या अभी तक कह सकते हैं, ठीक। यानी स्टिल और एट दोनों की हिंदी एक जैसे है। अब दूसरी बात करते हैं, स्टिल का यूज कहां होता है। तो पहली चीज तो ऐसे जान लीजिए कि ये जो स्टिल है, इसका जो यूज होता है, ये अफर्मेटिव तथा इंट्रोगेटिव में, ध्यान से समझिएगा, स्टिल का यूज अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एट का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक। स्टिल अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, एट निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कोई भी हो, आप स्टिल भी लगा सकते हैं और एट भी लगा सकते हैं। लेकिन अब एक दूसरी बात अगर हम बात करें, और जो बात यहां करनी है वो यही है कि स्टिल का जो यूज है दूसरा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, यानी दोनों के बीच में। फिर से सुनिएगा, स्टिल हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर मान लीजिए केवल हेल्पिंग वर्ब है तो बाद, केवल मेन वर्ब है तो पहले, और दोनों है तो दोनों के बीच में। एट का अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट इसका यही हो गया। दूसरा अगर इसमें हम बात करें तो ये हमेशा वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो जो मेन वर्ब है उसी के बाद लगा दीजिए,
अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद लगाइए, यानी किसी ना किसी तरह ये हम कह सकते हैं कि ये वाक्य के अंत में है और ये कहाँ है, वाक्य के बीच में है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक, ये इसकी पोजीशन है। टेंस की बात करें तो ये तो प्राय प्रेजेंट सिंपल, यानी इसको इंडेफिनिट कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये, और ये जो है प्राय प्रेजेंट परफेक्ट, ये होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वाक्य के अंत में वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद अंत में एट, बीच में लगाना है तो स्टिल। बस अंतर क्या है, ये अफर्मेटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए अगर हम सेंटेंस ले लें, अगर कह लें कि राम इज एट अनहैप्पी, तो जरा सेंटेंस को ध्यान से देखिए, राम इज एट अनहैप्पी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एट कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है, गलत है। हमने क्या कहा कि ये जो एट है, एट ये निगेटिव में आना चाहिए और वाक्य हमारा क्या है, अफर्मेटिव है, तो इसको हमें कहना चाहिए था कि राम इज स्टिल अनहैप्पी, अफर्मेटिव वाक्य में। ठीक, ऐसे मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, अगर इस तरह से कह दें कि शी हैज नॉट रीच्ड स्टिल, सेंटेंस देखिए, शी हैज नॉट रीच्ड, ठीक, स्टिल में क्या गलत है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर वाक्य क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव में एट लगता है, गलत है, यानी शी हैज नॉट रीच्ड एट। ये ऐसे मान लीजिए एक दूसरा वाक्य ले लें और कह दें कि his brother at कह दें lives in अयोध्या, सेंटेंस देखिएगा, his brother at lives in अयोध्या। फिर से देखिए, ये टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वाक्य क्या है, अफर्मेटिव है, तो किसी भी एंगल से एट का यूज नहीं होगा और बीच में लग रहा है तो स्टिल, यानी हिज ब्रदर स्टिल लिव्स इन, ये। ठीक, ऐसे मान लीजिए कह दें कि इज, और कह दें कि इज हर चाइल्ड एट वीपिंग, सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में स्टिल, इंट्रोगेटिव में एट, ठीक है, लेकिन जरा टेंस देखें, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये क्या है, कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब स्टिल, यानी एट नहीं, इज हर चाइल्ड स्टिल वीपिंग। तो इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि स्टिल हमेशा अफर्मेटिव में आता है और एट हमेशा निगेटिव में। इंट्रोगेटिव होगा हम कोई भी लगा सकते हैं, चाहे स्टिल चाहे एट, लेकिन याद रहे कि टेंस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बाद, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक,
और मेन वर्ब के पहले, ठीक, ये इसकी पोजीशन है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद। जैसे अगर हम यहां देखें तो यहां वर्ब है तो इसके बाद, अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट के बाद। तो ये था एट और स्टिल। चलिए एक अगला ले लेते हैं, जस्ट तथा जस्ट नाउ। ठीक, ये भी दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं कि जस्ट तथा जस्ट नाउ का यूज कहां होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो इनका हम अर्थ देख लेते हैं। जस्ट का मतलब होता है ए मोमेंट एगो, यानी एक क्षण पहले, और जस्ट नाउ एट दिस मोमेंट, ठीक, यानी इसी क्षण। ध्यान दीजिए, अर्थ में थोड़ा सा बहुत अंतर है। जस्ट क्या है, ए मोमेंट है, मतलब जो कार्य है उसके थोड़ा सा पहले, जस्ट ए मोमेंट है, यानी एक क्षण पहले ही। और जस्ट नाउ एट दिस मोमेंट, यानी इसी क्षण, यानी तत्काल, तुरंत। अब एक दूसरा यूज, ये तो हो गया भाई इसका अर्थ। ये जो जस्ट है, जस्ट, ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में, किसके रूप में, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में आता है। और ये हमेशा पास्ट और परफेक्ट टेंस में, यानी हमने कहा कि जस्ट का अर्थ क्या है, ए मोमेंट एगो, यानी एक क्षण पहले, और जस्ट नाउ का एट दिस मोमेंट। अगर यूज देखें तो जस्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक, और जस्ट नाउ जो है ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फिर से समझिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जस्ट, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जस्ट नाउ। अगर हम एक तीसरी बात करें तो ये जो जस्ट है ये भी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, दोनों के बीच में। और ये जो है जस्ट नाउ, ये हमेशा वाक्य के अंत में आता है। चलिए, तो हमने कहा जस्ट क्या है, ए मोमेंट एगो, एक क्षण पहले, और जस्ट नाउ क्या है, एट दिस मोमेंट, यानी इसी क्षण। यूज कहां है, पास्ट नहीं, सॉरी, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, और ये क्या है, वाक्य के हमेशा अंत में आता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम अभी दे दें कि राम हैज लेफ्ट द इंस्टीट्यूट। सेंटेंस देखिएगा, हमने कहा राम हैज डॉट 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 लेफ्ट, ठीक, द इंस्टीट्यूट, और ब्रैकेट में मैंने कहा कि यहां आपको भरना है जस्ट या जस्ट नाउ। ठीक, अब इसमें से आप क्या भरेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए, भरना कहां है, बीच में, कहां, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। टेंस क्या है, टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो अब ऐसे में, यानी यहां क्या होगा, जस्ट, यानी यहां हम क्या भरेंगे, जस्ट। ठीक, अब इसी तरह मान लीजिए अगर ऐसे दिया होता, अगर ये ऐसे दिया होता कि राम लेफ्ट द
इंस्टीट्यूट डॉट डॉट डॉट, ठीक, और ब्रैकेट में कह देता जस्ट या जस्ट नाउ में से आपको भरना है। तो जरा देखिए वाक्य का टेंस क्या है, लेफ्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट। भरना कहां है, वाक्य के अंत में, तो अंत में किसको, जस्ट नाउ यानी जस्ट नाउ। तो क्वेश्चन यहां कैसे भी बना के दिया जा सकता है, बस आपको केवल एक बात याद रखना है, जस्ट का अर्थ है ए मोमेंट एगो यानी एक क्षण पहले, और जस्ट नाउ का अर्थ होता है एट दिस मोमेंट यानी इसी क्षण। जस्ट का यूज हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले यानी दोनों के बीच में एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए है। ये जस्ट नाउ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और ये हमेशा वाक्य के कहां होता है, अंत में होता है। तो ये कुछ इनके बीच में थोड़ा सा अंतर होता है जो इनका यूज होता है। तो गाइज मेरे ख्याल से आपको ये एडवर्ब समझ में आए होंगे, जस्ट, जस्ट नाउ, ठीक है, इनके बीच हम कैसा यूज करते हैं, एगो, बिफोर, ठीक है, उनके बीच में क्या अंतर है, कैसे हम उनका यूज करते हैं, ठीक। तो वीडियो को कम से कम आप 1-2 बार इसको देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये ऐसे हैं जो कंफ्यूजन उत्पन्न करते हैं। प्राय एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठे दे देते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स में होता है, क्लोज टेस्ट में होता है, या कभी कभी इसको कॉमन एरर में दे देते हैं, सिंटैक्स में दे देते हैं, ठीक है। तो 2-3 बार वीडियो को देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक। इसके बाद एक लास्ट वीडियो में एडवर्ब का एक और पार्ट लेकर के, ठीक है, एक और लास्ट वीडियो बनाएंगे, और तब तक के लिए ओके बाय।